क्या कभी आपने गहराई से विचार किया है कि लोग जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं? क्यों कोई आपकी आंखों में देखकर भी झूठ बोल सकता है? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं जबकि कुछ अपनी ही भावनाओं में उलझ कर रह जाते हैं? हर दिन हम विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ हमें प्रेरित करते हैं, कुछ हमें आहत करते हैं और कुछ हमें भ्रमित कर देते हैं। लेकिन क्या हम सच में लोगों को समझ पाते हैं? क्या हम जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है या मात्र अभिनय कर रहा है? मानवीय स्वभाव को समझना कोई सरल कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक अलग संसार लिए चलता है। सपने, भय, असुरक्षाएं और वे सभी बातें जो वो किसी के साथ साझा नहीं करता। लेकिन यदि हम लोगों के मनोविज्ञान को समझ जाएं, तो हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, स्वयं को सशक्त बना सकते हैं और दुनिया को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं। कभी किसी की बातों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि जब वास्तविकता सामने आती है तो दिल टूट जाता है। कभी क्रोध में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पश्चाताप जीवन भर रहता है। और कभी कभी हम स्वयं को इतना दुर्बल अनुभव करने लगते हैं कि लगता है जैसे दुनिया हमारी सुन ही नहीं रही। लेकिन यही तो असली खेल है, स्वयं को भावनाओं का दास बनने से बचाना। जो लोग अपनी भावनाओं की कहानी स्वयं लिखते हैं वे दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो वास्तव में है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी भ्रम के। अब प्रश्न ये है, क्या आप स्वयं को और दूसरों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भावनाओं की शक्ति को समझने के लिए उत्सुक हैं? क्योंकि यदि हाँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को विभिन्न अध्यायों के माध्यम से समझेंगे। और विशेष बात, आपको इस ऑडियो बुक में कौन सा अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी लगा, हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार और अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। अध्याय 1, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और क्रोध में आपने ऐसा उत्तर दिया जो बाद में पश्चाताप में बदल गया? या किसी की बातों से इतना आहत हुए कि पूरी रात नींद नहीं आई? हमारी भावनाएं ही हमें मनुष्य बनाती हैं, लेकिन यदि हम इन्हें नियंत्रित न करें तो यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकती हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों, संबंधों और सफलता को गहरा प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या हो यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लें? क्या हो यदि क्रोध में भी हम शांत रहें, दुख में भी स्वयं को संभाल सकें और सुख में भी संतुलन बनाए रखें? यही कौशल उन लोगों को अलग करता है जो जीवन में वास्तव में आगे बढ़ते हैं। रवि एक प्रतिभाशाली कर्मचारी था, लेकिन उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन कार्यालय में उसके बॉस ने उसके परिश्रम की प्रशंसा करने की बजाय एक छोटी सी गलती के लिए उसे डांट दिया। रवि को बहुत क्रोध आया और उसने उसी क्षण बॉस को उत्तर दे दिया, यदि आपको मेरी मेहनत का मूल्य नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? उसका क्रोध स्वाभाविक था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। परिणाम स्वरूप अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने क्रोध में एक बड़ी भूल कर दी थी। ये घटना हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमें हानि पहुंचा सकती हैं। जब भी कोई स्थिति आपको भावनात्मक बना दे तो प्रतिक्रिया देने से बचें। एक गहरी सांस लें, थोड़ा सोचें और फिर कार्रवाई करें। जब आप क्रोधित हों तो स्वयं से कहें, मैं अभी क्रोधित महसूस कर रहा हूँ। जब आप दुखी हों तो कहें, मुझे अभी दुख हो रहा है। अपनी भावनाओं को पहचानना उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। अनावश्यक रूप से उत्तेजित न हों। यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो समझें कि यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो वह निराश हो जाएगा, और यदि नहीं तो इस पर अधिक ऊर्जा बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है। क्रोध या निराशा को गलत तरीके से व्यक्त करने के बजाय इसे किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे व्यायाम करें, संगीत सुने या लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कभी कभी जिस व्यक्ति पर हम क्रोधित होते हैं उसकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। यदि हम उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें तो हमें एहसास होगा कि क्रोध एक क्षणिक भावना है और बातचीत से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हमारी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं यदि हम उन्हें नियंत्रित करना सीख लें। क्रोध, दुख या सुख में बहकर हम गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि हम एक क्षण के लिए रुकें और सोचें तो हम अपनी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लेता है वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 2, लोगों के वास्तविक चेहरे पहचाने। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर पूरा विश्वास किया लेकिन बाद में पता चला कि वो दिखावा कर रहा था? क्या कभी किसी ने आपको मीठे शब्दों और झूठे वादों से धोखा दिया है? हम अक्सर लोगों को उनकी बातों और अभिव्यक्तियों के आधार पर आंक लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मुखौटा पहनकर चलता है। कुछ लोग अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए मुखौटा पहनते हैं, कुछ अपने स्वार्थी उद्देश्यों को छिपाने के लिए और कुछ केवल इसलिए ताकि दुनिया उन्हें मजबूत समझे। यदि हम लोगों के असली चेहरे पहचानना सीख जाएं, तो हम स्वयं को अनावश्यक दिल टूटने, विश्वासघात और निराशा से बचा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कैसे? अमन एक सरल और दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। वो हर किसी पर विश्वास कर लेता था और दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता था।
एक दिन उसकी मुलाकात रोहन से हुई, जो देखने में बहुत विनम्र और आकर्षक था। रोहन ने अमन से मित्रता कर ली और हर समय उसकी प्रशंसा करने लगा। तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझ जैसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। धीरे धीरे रोहन ने अमन से छोटे छोटे उपकार मांगने शुरू कर दिए, कभी पैसों की सहायता, कभी कोई और काम। अमन को लगा कि वो एक सच्चे मित्र की सहायता कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब अमन को स्वयं सहायता की आवश्यकता पड़ी तो रोहन ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक दिन अमन ने उससे खुलकर सहायता मांगी तो रोहन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, भाई मैं तेरा कोई सेवक नहीं हूँ। उसी क्षण अमन को समझ में आया कि रोहन ने केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उससे मित्रता की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना समय, भावनाएं और विश्वास खो दिया था। लोगों की बातों और कार्यों में अंतर देखें। झूठे लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि वो आपकी बहुत परवाह करता है, लेकिन जब आपको वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है तो वह अनुपलब्ध हो जाता है, तो ये एक चेतावनी संकेत है। अत्यधिक चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहें। जब कोई बिना कारण प्रशंसा करता है या हर समय आपको खुश करने की कोशिश करता है, तो संभावना है कि उसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। कई बार शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शारीरिक भाषा हमेशा सच बोलती है। यदि कोई व्यक्ति आंखें मिलाने से बचता है, बार बार बात बदलता है या रक्षात्मक हो जाता है, तो हो सकता है कि वो कुछ छिपा रहा हो। जब तक आप किसी से कुछ नहीं मांगते, वे बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ अपेक्षा करने लगते हैं, झूठे लोग स्वयं को दूर कर लेते हैं। यदि कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, तो संभावना है कि वो किसी और के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। जल्दी विश्वास न करें, किसी को जानने में समय लगाएं, तुरंत गहरे संबंध न बनाएं, सीमाएं बनाएं, हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश न करने दें। कार्यों पर विश्वास करें, शब्दों पर नहीं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका असली चरित्र उनके कार्यों से पता चलता है। अपनी अंतर्दृष्टि को अनदेखा न करें। कई बार हमें भीतर से महसूस होता है कि कोई सही नहीं है, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। वास्तविक लोग आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब आपका कोई लाभ नहीं होता। वे आपकी गलतियों को खुलकर बताते हैं और आपकी भलाई की ईमानदारी से परवाह करते हैं। झूठे लोग केवल तभी आपके करीब रहते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई मुखौटा पहनकर चलता है। कुछ मुखौटे मजबूरी में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का पूरा व्यक्तित्व ही एक दिखावा होता है। यदि हम लोगों के असली चेहरे पहचानना सीख जाएं, तो हम दिल टूटने, विश्वासघात और भावनात्मक पीड़ा से स्वयं को बचा सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया में झूठे लोग हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आप उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं। अध्याय 3, अपने आत्म अवशोषण से सावधान रहें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि किसी और की भावनाओं या समस्याओं को ध्यान ही नहीं दे पाए? क्या कभी आपको लगा है कि आप अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरों की खुशी या दर्द आपको दिखाई नहीं देता? यह एक ऐसी समस्या है जो हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे हमारे संबंधों को कमजोर कर देती है और हमें अकेला बना सकती है। हम सभी अपने जीवन में स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह मानवीय स्वभाव है, लेकिन जब हमारी आत्म महत्ता इतनी बढ़ जाए कि हम दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करने लगें, तो ये आत्म अवशोषण बन जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। आरव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर था और हर समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता रहता था। उसकी प्रेमिका नेहा उसे बहुत समर्थन करती थी। जब भी आरव व्यस्त होता, नेहा उसे समझती और कभी शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे आरव इतना आत्म अवशोषित हो गया कि उसने नेहा की भावनाओं को ध्यान देना ही बंद कर दिया। यदि नेहा किसी समस्या में होती, तो भी आरव अपनी बातों में इतना खोया होता कि उसे उसका दर्द दिखाई ही नहीं देता। एक दिन नेहा ने कहा, तुम्हें कभी लगता है कि मैं भी परेशान हो सकती हूँ? तुमने कभी पूछा कि मैं कैसी हूँ? आरव ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब नेहा ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ में उसे खो दिया। उसने हमेशा अपने बारे में सोचा, लेकिन कभी नेहा की भावनाओं को महसूस ही नहीं किया। यदि हम अपने आत्म अवशोषण को दूर नहीं करते, तो हम दूसरों को भावनात्मक रूप से थका देते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति की अपनी लड़ाइयां होती हैं। दूसरों की भावनाओं को महसूस करने का अभ्यास करें। जब भी कोई आपसे कुछ साझा करे, तो केवल सुनने के लिए न सुने, बल्कि समझने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति का जीवन केवल उसके बारे में नहीं होता। यदि आप हमेशा अपनी ही बातें करते हैं और दूसरों के जीवन में ईमानदारी से रुचि नहीं रखते, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। कभी कभी अपनी समस्याओं को एक तरफ रखकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि कोई मित्र या परिवार का सदस्य किसी परेशानी में है, तो उनके लिए उपलब्ध रहें। केवल अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में बात करना आपको अकेला बना सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी तरह का संघर्ष कर रहा है। यदि आप केवल अपनी ही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप दूसरों के दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप ही सब कुछ नहीं है। अपने भीतर सहानुभूति विकसित करें। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं को समझें, तो आपको भी उनकी भावनाओं को महसूस करना होगा।
किसी के लिए ईमानदारी से उपलब्ध रहना एक ऐसा उपहार है जो आपके संबंधों को और मजबूत बना सकता है। आरव ने जब अपनी गलती का एहसास किया तो उसने नेहा से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि वो बदलने की कोशिश करेगा। उसने ये समझ लिया कि केवल अपने बारे में सोचने से संबंध नहीं टिक सकते। उसे सीख मिली कि कभी कभी अपनी भावनाओं को पीछे रखकर दूसरों की भावनाओं को भी समझना जरूरी है। यदि आप आत्म अवशोषित होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके दोस्त, साथी या परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से आपसे दूर हो गए। केवल अपनी ही दुनिया में मत खो जाइए। दूसरों की खुशी और दुख को महसूस करना सीखिए। यही एक ऐसा कौशल है जो आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि आपके संबंधों को भी सार्थक और पूर्ण बनाएगा। अध्याय 4, दूसरों को प्रभावित करना सीखें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं? क्यों उनके आसपास लोग खुश और सहज महसूस करते हैं? ऐसा नहीं है कि वे सबसे बुद्धिमान या धनी होते हैं, बल्कि वे एक विशेष कौशल में माहिर होते हैं, दूसरों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसके मूल्य को समझा जाए और उसकी प्रशंसा हो, लेकिन हम अक्सर खुद पर इतना ध्यान देते हैं कि दूसरों को विशेष महसूस कराना भूल जाते हैं। यदि आप लोगों को ईमानदारी से अच्छा महसूस कराना सीख लें तो वे आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपको याद रखेंगे। अमन एक अंतर्मुखी व्यक्ति था। वो ज्यादा बात नहीं करता था और हमेशा सोचता था कि लोग उसकी परवाह नहीं करते। एक दिन उसने एक नए दोस्त समीर को देखा। समीर जहां भी जाता लोग उसे पसंद करते थे, उसकी बातें ध्यान से सुनते थे और उसके साथ खुश महसूस करते थे। अमन को यह बहुत दिलचस्प लगा। उसने ध्यान दिया कि समीर हर किसी को ध्यान देता था, उनकी बातों को दिलचस्पी से सुनता था और उन्हें उनके बारे में अच्छा महसूस कराता था। एक दिन अमन ने ये कौशल खुद आजमाने का फैसला किया। जब उसकी दोस्त रीमा परेशान दिखी तो उसने उससे पूछा, तुम ठीक हो? मैं देख सकता हूँ कि तुम थोड़ी परेशान हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। रीमा ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी परेशानी साझा की और अमन ने बस ध्यान से उसकी बातें सुनी, बिना कोई निर्णय लिए। रीमा ने बातचीत के बाद कहा, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अमन को पहली बार महसूस हुआ कि केवल बड़े इशारों की नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों की भी बहुत कीमत होती है। यदि आप लोगों को विशेष महसूस कराना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि उनकी बातों को दिलचस्पी से सुने। जब लोग बात कर रहे हों तो अपना ध्यान अपने फोन या किसी और चीज पर न लगाएं। उन्हें महसूस कराएं कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति को प्रशंसा पसंद होती है, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी तारीफ ईमानदार हो। जब आप किसी की तारीफ करें तो विशिष्ट चीजों पर ध्यान दें, जैसे तुम्हारी ऊर्जा कमाल की है, तुम्हारे साथ रहकर हमेशा अच्छा लगता है, या तुम चीजों को जिस तरह से संभालते हो वो बहुत प्रेरणादायक है। हर कोई किसी न किसी चीज से संघर्ष कर रहा होता है। यदि आप लोगों के दर्द और खुशियों को ईमानदारी से समझने की कोशिश करेंगे तो वे आपके करीब महसूस करेंगे। जब भी आप किसी से मिलें उन्हें उनके महत्व का एहसास कराएं। कोई भी बातचीत छोटी नहीं होती। एक साधारण तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो या तुमसे मिलकर खुशी हुई भी किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है। अमन ने धीरे धीरे सीखा कि जब आप दूसरों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। लोग वही याद रखते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें और पसंद करें तो उन्हें उनके मूल्य का एहसास कराएं। यही एक ऐसा कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपको आगे ले जा सकता है। अध्याय 5, अपनी कमजोरियों और अंधे धब्बों को पहचानें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम में से हर कोई खुद को बहुत अच्छी तरह से जानने का दावा करता है, लेकिन क्या सच में हम अपनी हर कमजोरी और गलती को पहचान पाते हैं? सच तो ये है कि हम सभी के पास कुछ न कुछ अंधे धब्बे होते हैं, ऐसे दोष या कमजोरियां जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते लेकिन दूसरे लोग आसानी से देख सकते हैं। यदि हम इन अंधे धब्बों को पहचानने में असफल रहते हैं तो यही कमजोरियां हमारी वृद्धि और संबंधों में बाधा बन सकती हैं। रोहन खुद को बहुत बुद्धिमान और सक्षम समझता था। उसे लगता था कि वो हर स्थिति को अच्छे से संभालता है और कभी कोई गलती नहीं करता, लेकिन उसके दोस्त और सहकर्मी अक्सर उससे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उससे खुलकर बात क्यों नहीं करते या उसकी सलाह को अनदेखा क्यों करते हैं। एक दिन उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने उसे एक सच्चाई बताई। तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तुझे अपनी ही बात सही लगती है। तू दूसरों की राय को कभी महत्व नहीं देता। इसी वजह से लोग तुझसे खुलकर बात करने से बचते हैं। रोहन पहले तो नाराज हो गया। उसे लगा कि विक्रम गलत बोल रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर अपनी पिछली बातचीत को देखा तो उसे एहसास हुआ कि कई बार वो बिना सोचे समझे दूसरों की बातें काट देता था, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता था और केवल अपनी ही सोच को सही मानता था। यह उसका अंधा धब्बा था जो अब तक उसकी नजरों से छिपा हुआ था। यदि हम अपने अंधे धब्बों को पहचानना चाहते हैं तो हमें खुले दिमाग का होना होगा और खुद पर ईमानदारी से नजर डालनी होगी। अपने आसपास के लोगों से प्रतिक्रिया लें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार से पूछें कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह सुनना असहज हो सकता है, लेकिन यह आपको अपनी छिपी कमजोरियों को समझने में मदद करेगा। अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें। क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा
है? क्या आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों? यदि आप किसी बात पर बहुत रक्षात्मक हो जाते हैं या कोई प्रतिक्रिया सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया करने लगते हैं तो संभावना है कि वो आपका अंधा धब्बा हो सकता है। यदि आप अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने के लिए तैयार हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। रोहन ने अपने अंधे धब्बे को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। उसने लोगों की बातें ध्यान से सुननी शुरू की, उनकी राय को सम्मान दिया और अनावश्यक तर्क से बचने लगा। धीरे धीरे उसके दोस्त और सहकर्मी भी उसके साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगे। हर व्यक्ति के पास अंधे धब्बे होते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पहचानने और सुधारने का साहस रखते हैं वे ही वास्तव में विकसित हो सकते हैं। क्या आप अपने अंधे धब्बों को देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, सत्ता के खेल को समझें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, किसी को सम्मान और पहचान की शक्ति चाहिए, किसी को नियंत्रण की तो किसी को प्रभाव की। लेकिन सच ये है कि दुनिया में शक्ति केवल उन्हीं के पास होती है जो इसके खेल को समझते हैं। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना अधिक मेहनत किए भी खेल को नियंत्रित करते हैं। विवेक एक प्रतिभाशाली कर्मचारी था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपनी नौकरी को लेकर भावुक था, लेकिन कार्यालय में पदोन्नति और पहचान हमेशा किसी और को मिल जाती थी। वो ये सोचकर निराश हो जाता था कि आखिर उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे उसका हक क्यों नहीं मिलता। दूसरी ओर उसका सहकर्मीकरण उतना मेहनती नहीं था, लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय में उसकी राय ली जाती थी। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे और उसे हमेशा उच्च मूल्य के कार्य दिए जाते थे। विवेक को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने ध्यान से करण के काम करने के तरीके को देखा। करण केवल काम ही नहीं करता था बल्कि लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बनाता था। वो सही समय पर सही लोगों के साथ चर्चा करता था, अपने वरिष्ठों को प्रभावित करना जानता था और कभी भी सीधे किसी से टकराव नहीं करता था। उसने शक्ति के गतिशीलता को समझ लिया था। यदि आप भी सत्ता के खेल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम यह है कि शक्ति केवल मेहनत से नहीं मिलती बल्कि रणनीति से मिलती है। केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि कौन निर्णय लेने वाला है, कौन प्रभावित कर सकता है और किन लोगों से आपको मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता है। हर जगह राजनीति होती है, चाहे वो कार्यालय हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। यदि आप राजनीति से दूर रहना चाहते हैं तो यह आपको कमजोर बना सकता है। शक्ति के खेल में वही जीतता है जो इसे समझता है और अपनी चालें बुद्धिमानी से चुनता है। यदि आप सीधे लोगों से टकराएंगे तो आप अनावश्यक दुश्मन बना लेंगे। सही रणनीति ये है कि अपनी बात को सही तरीके से सामने रखा जाए, बिना किसी को नीचा दिखाए। जो लोग सत्ता के खेल में सफल होते हैं वे दूसरों का अवलोकन करते हैं, उनके मनोविज्ञान को समझते हैं और अपनी प्रत्येक कार्रवाई को सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं। विवेक ने अपनी रणनीति बदली। उसने केवल मेहनत करने के बजाय सही लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू किए। उसने अपने विचारों को सही समय और सही दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना सीखा। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे और कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला जो पहले केवल करण जैसे लोगों को मिलता था। शक्ति के खेल को समझना कोई चालाकी नहीं बल्कि एक आवश्यक कौशल है। यदि आप इस खेल को नहीं समझेंगे तो कोई और आपको इस्तेमाल करके खुद को ऊपर ले जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या आप सत्ता के खेल को समझने और इसमें जीतने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, प्रभावित करें और लोगों को मनाएं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, उसकी राय को महत्व दें और उसकी सोच से प्रभावित हों। लेकिन सच ये है कि केवल तर्क या अधिकार के दम पर किसी को प्रेरित नहीं किया जा सकता। असली प्रभाव तब पैदा होता है जब आप लोगों की भावनाओं को छूते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और उनके दिलों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आरव एक भावुक उद्यमी था। उसने अपनी मेहनत से एक नया व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने निवेशकों और टीम को अपने दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं दिला पा रहा था। वो उन्हें तार्किक डेटा दिखाता, रिपोर्ट बताता और अपने विचारों को विस्तार से समझाने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसकी बातों से अधिक प्रभावित नहीं होते थे। एक दिन उसने एक बड़े उद्यमी से सलाह ली। उन्होंने कहा, आरव, लोग केवल संख्याओं से प्रभावित नहीं होते। यदि तुम उन्हें महसूस करा सको कि तुम्हारा दृष्टिकोण उनके लिए कितना सार्थक है, तभी वे तुम्हारा साथ देंगे। आरव को यह बात दिल से लग गई। अगली बार जब उसने अपनी टीम को संबोधित किया तो उसने केवल संख्याएं और रणनीतियों पर बात करने के बजाय उन्हें अपनी यात्रा सुनाई। जब मैंने ये विचार शुरू किया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये सपना देखा कि एक दिन हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब केवल एक कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि इस मिशन के हिस्से के रूप में सोचें। यदि हम साथ आए तो हम दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसके शब्दों ने टीम में एक चिंगारी जगा दी। जो लोग पहले केवल वेतन के लिए काम कर रहे थे वे अब व्यवसाय के दृष्टिकोण में रुचि लेने लगे। वे प्रेरित महसूस करने लगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करने लगे। यदि आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें महसूस कराइए कि आपकी बात उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। केवल तर्क नहीं बल्कि भावनाओं का भी उपयोग करें।
लोग अपने बारे में सोचते हैं यदि उन्हें लगेगा कि आपका विचार या आपकी सोच उनके जीवन पर असर डाल सकती है, तभी वे प्रभावित होंगे। इसलिए जब भी आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। प्रभावित करने का सबसे बड़ा कौशल है अच्छा सुनना। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी बातों को भी महत्व देने लगते हैं। आपके शब्द शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं और ऊर्जा उससे भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि आप स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते, तो दूसरे भी नहीं करेंगे। आरव ने यह सीखा कि लोगों को प्रेरित करने के लिए केवल डेटा और तथ्य नहीं, बल्कि एक सम्मोहक दृष्टिकोण, मजबूत भावनाएं और वास्तविक संबंध की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो उन्हें केवल तर्क से नहीं, बल्कि दिल से भी प्रभावित करें। यही असली प्रभाव है। अध्याय 8, अनुकूल बने और खुले दिमाग वाले बने। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। जीवन हर दिन बदलता रहता है। कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं, तो कभी हमारे खिलाफ। लेकिन जो लोग इन बदलावों को अपनाना सीख लेते हैं, वे ही आगे बढ़ पाते हैं। दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो लचीले होते हैं, जो खुले दिमाग वाले होकर नई चीजें सीखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहते हैं। कियारा एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने हमेशा अपने करियर को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा था। उसे कॉर्पोरेट जगत में सफल होना था, लेकिन जब उसकी कंपनी में अचानक पुनर्गठन हुआ और उसे एक नई भूमिका में स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो निराश हो गई। ये वो काम नहीं था जिसे करने के लिए उसने मेहनत की थी। उसे लगा कि ये उसकी वृद्धि को रोक देगा। वो हतोत्साहित महसूस करने लगी और अपनी नई भूमिका में रुचि नहीं ली। उसके वरिष्ठों ने भी देखा कि उसकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। एक दिन उसके मार्गदर्शक ने उससे कहा, कियारा, यदि तुम बदलाव को अपनाने के बजाय उससे लड़ोगी, तो तुम्हें केवल निराशा मिलेगी। यदि तुम इसे एक नए अवसर की तरह देखो, तो शायद ये तुम्हारे लिए अप्रत्याशित सफलता ला सकता है। कियारा ने इस बात पर सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या होगा यदि मैं इस परिवर्तन को एक नए अवसर की तरह लूं? उसने अपनी नई भूमिका को समझना शुरू किया, नए कौशल सीखे और इस नए काम में भी उत्कृष्टता लाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी कार्यक्षमता इतनी अच्छी हो गई कि प्रबंधन ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जो पहले उसके बस की बात नहीं थी। कियारा को समझ में आया कि अनुकूलन केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जो लोग बदलाव से डरते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप भी अनुकूल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है बदलाव को अवसर की तरह देखना। जब भी कोई अप्रत्याशित स्थिति आए, तो उसे समस्या नहीं, बल्कि एक नया रास्ता माने। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम क्षेत्र में रहना पसंद करता है, लेकिन विकास वहीं होता है जहां असुविधा होती है। जब भी कोई नई चीज सामने आए, तो उसे अस्वीकार करने के बजाय ये सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी सोच सही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी सोच गलत है। खुले दिमाग का होना अनुकूलन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि कियारा ने जिद्दी होकर परिवर्तन का विरोध किया होता, तो शायद वो अपनी वृद्धि को रोक लेती, लेकिन उसने मानसिकता बदली और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अनुकूलन वही लोग कर सकते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और नए हालात को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी अनचाही दिशा में ले जाने लगे, तो घबराइए मत। शायद वहीं पर आपकी सबसे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही हो। अध्याय 9, सहानुभूति विकसित करें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कितने लोग वास्तव में दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? अक्सर हम अपने ही विचारों और समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। लेकिन जो लोग सच्ची सहानुभूति विकसित कर लेते हैं, वे न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि उनके संबंध भी मजबूत होते हैं। आरव एक बहुत सफल व्यवसायी था। वो मेहनती था, बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाता था। उसे लगता था कि केवल तार्किक सोच और दक्षता से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी उससे डरते थे, लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसकी कंपनी के सबसे मेहनती कर्मचारी राहुल ने इस्तीफा दे दिया। आरव ये समझ नहीं पा रहा था कि राहुल जैसा समर्पित व्यक्ति अचानक क्यों चला गया। उसने राहुल से मिलने का फैसला किया और पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो यहाँ अच्छी तनख्वाह और तरक्की के अवसर मिल रहे हैं। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, पैसा और पदोन्नति ही सब कुछ नहीं होते। यहाँ काम करने में संतुष्टि नहीं मिलती। आप सिर्फ लक्ष्यों और परिणामों की परवाह करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की नहीं। आपकी कंपनी में लोग मशीनों की तरह काम करने लगते हैं, इंसानों की तरह नहीं। आरव को यह सुनकर झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि केवल संख्याओं और परिणामों की परवाह करने से लोग उससे दूर हो रहे थे। उसने सोचा, क्या सच में मैं कभी किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ? उस दिन के बाद उसने अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी टीम से केवल लक्ष्यों की नहीं, बल्कि उनकी भलाई की भी बात करनी शुरू की। जब किसी कर्मचारी का मूड खराब दिखता, तो वह उससे पूछता, सब ठीक है? धीरे धीरे उसकी टीम उसके साथ ज्यादा खुलकर और सहज महसूस करने लगी। यदि आप भी दूसरों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है केवल सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना।
जब कोई अपनी भावनाएं साझा कर रहा हो तो उसे काटे नहीं, उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखें। जब भी किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये सोचें कि यदि आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। सहानुभूति दिखाने के लिए बड़े इशारों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण "मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ" या "यदि तुम्हें किसी से बात करनी हो तो मैं यहाँ हूँ" कहना भी काफी होता है। आरव ने सहानुभूति सीखकर अपनी जिंदगी बदल ली। अब लोग सिर्फ उसकी कंपनी में काम नहीं करते थे, बल्कि उसे एक अच्छा नेता भी मानने लगे थे। दूसरों की भावनाओं को समझना केवल संबंधों को ही नहीं, बल्कि आपको भी एक बेहतर इंसान बनाता है। तो अगली बार जब किसी को परेशान देखें तो केवल उसे सलाह न दें, पहले उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अध्याय 10, अपने चरित्र को मजबूत करें। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जिनका चरित्र मजबूत होता है। एक मजबूत व्यक्तित्व का मतलब केवल ताकतवर दिखना नहीं होता, बल्कि अपने मूल्यों, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ खड़ा रहना होता है। लोग उसी इंसान को गंभीरता से लेते हैं जो खुद को आत्मविश्वासी और भरोसेमंद साबित करता है। लेकिन ये सब आसानी से नहीं आता। इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, अपने डर को हराना पड़ता है और मुश्किलों का डटकर सामना करना पड़ता है। अर्जुन एक बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब भी वो किसी बैठक में जाता, वो अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाता था। लोग उसकी राय को नजरअंदाज कर देते थे और धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, इसीलिए लोग उसे महत्व नहीं देते। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी कंपनी में एक नए प्रबंधक की नियुक्ति हुई, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम में एक अलग ही आत्मविश्वास था। जब वो किसी से बात करता तो लोग उसकी बातों को गौर से सुनते। वो अपनी बातों को इतनी स्पष्टता और विश्वास के साथ रखता था कि हर कोई उसे गंभीरता से लेता था। अर्जुन को यह देखकर एहसास हुआ कि विक्रम में और उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या था। विक्रम अपने विचारों पर पूरी तरह विश्वास करता था और उन्हें बिना हिचकिचाहट सबके सामने रखता था। उसने ठान लिया कि अब वो भी खुद को बदलकर एक मजबूत व्यक्तित्व वाला इंसान बनाएगा। उसने अपने डर को दूर करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपने विचारों को लेकर स्पष्टता लानी शुरू की। जब भी उसे कोई विचार आता तो वो उसे ठीक से लिखता, उस पर शोध करता और खुद को मानसिक रूप से तैयार करता कि जब भी मौका मिलेगा वो इसे आत्मविश्वास से पेश करेगा। दूसरा, उसने अपनी शारीरिक भाषा पर काम किया। उसने गौर किया कि जो लोग मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं वे हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, सीधे खड़े होते हैं और अपनी बातों में दृढ़ता रखते हैं। उसने खुद को शीशे के सामने अभ्यास करवाया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तीसरा, उसने ना कहना सीखा। पहले वो हर किसी की बात मान लेता था, भले ही वो उसके लिए सही ना हो। लेकिन अब उसने ठान लिया कि यदि उसे किसी चीज से असहमत होना है तो वो विनम्रता के साथ लेकिन मजबूती से अपनी राय रखेगा। धीरे धीरे अर्जुन की ये मेहनत रंग लाने लगी। जब अगली बैठक में उसने अपनी राय रखी तो लोग चौंक गए। उसने बिना डरे अपनी बात कही, तथ्यों और तर्क के साथ। इस बार कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसकी बातें सुनी गईं, सराही गईं और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास अब झलकने लगा था। एक मजबूत व्यक्तित्व कोई जन्म से लेकर नहीं आता, इसे खुद बनाना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें, अपनी बात मजबूती से रखें और हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। दुनिया उन्हीं को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग न केवल आपकी बातें सुने बल्कि उन्हें माने भी। निष्कर्ष, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे उनकी भावनाएं और मानसिकता उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों को सही तरीके से समझना और उनके इरादों को पहचानना सीख लें तो हम अपने जीवन और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इंसान स्वभाव से आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते और दूसरों को प्रभावित करने के लिए कई बार दिखावे का सहारा लेते हैं। लेकिन यदि हम इन चीजों को समझकर खुद को अधिक जागरूक और नियंत्रित बना लें तो हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और एक मजबूत व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, सत्ता के खेल को समझा जाए, अनुकूलन करना सीखा जाए और दूसरों को प्रेरित किया जाए। अंततः द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से समझने की शक्ति देती है, जिससे हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और जीवन में अधिक सफल बन सकते हैं।